सौरभ कुमार, जिनकी सीपीओएसआई में 286 ऑल ओवर इंडिया रैंक आई हुई है। आपको लग रहा होगा कि सर रैंक 1 नहीं है, रैंक 2 नहीं है, रैंक 3 नहीं है, बट आप बिलीव करो ये जो रैंक है 286 ये कई रैंक वालों पर भारी है। पापा 8 घंटे तक जब गेट पे ड्यूटी कर सकते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट 8 घंटे तो मैं पढ़ाई करूं। रूल नंबर 1 बना लिया कि मुझे दोस्ती नहीं करनी। मैं लाइब्रेरी जाता था, लोग देख के ऐसे बोलते थे और भाई कैसे, मैं सिर्फ ऐसे करके निकल जाता था। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लड़के हैं ना और आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं। गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा अगर इज्जत कहीं पे है तो वो गवर्नमेंट जॉब है। एक वर्दी पहन के एक लड़की जाएगी ना कहीं पे, किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसे आँख उठा देगी। सर लड़कियाँ मैच्योर होती है वैसे। अगर आप 20 साल का लड़का देखोगे, 20 साल की लड़की देखोगे तो वो लड़की 25 साल की सोच रखती है। मैंने मेंस बैच लॉन्च किया और उसमें मैं बहुत डेडिकेशन के साथ स्टार्टिंग में 8 से 10 दिन पढ़ाया, लेकिन सडनली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उसी मेंस बैच लॉन्च करने के 10 दिन बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उस समय मेरी चीज़ें बहुत पीक पे चल रही थी, देन सडनली डेथ हुई और मैं अपने घर चला गया। मैं 50 डेज बिहाइंड द कैमरा था। सीपीओ के लिए मैं कम से कम सुपर 500 एक बैच ले करता हूँ, सुपर 500। वो सुपर 500 मेरे, और जैसे मैं क्लास लूँगा, क्लास लेने के बाद आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए उसकी मेंटरशिप मैं सौरभ को दूँगा। ये 1 to 1 होंगे और उस 500 में से कम 250 प्लस सिलेक्शंस तो आराम से दिलाते हैं। और अगर 250 प्लस सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2025 के बाद मैं कोई पॉडकास्ट नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है, ओपन चैलेंज है कि हम और सौरभ आपको मिल करके 250 प्लस सिलेक्शन दिलाएंगे टॉप 500 में। ओवरऑल सिलेक्शन नहीं, टॉप 500 में 250 प्लस सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, तो अभी हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट सौरभ कुमार, जिनकी सीपीओएसआई में 286 ऑल ओवर इंडिया रैंक आई हुई है। ये सीपीओ के एक रियल हीरो हैं। आपको लग रहा होगा कि सर रैंक 1 नहीं है, रैंक 2 नहीं है, रैंक 3 नहीं है, बट आप बिलीव करो ये जो रैंक है 286 ये कई रैंक वालों पर भारी है, चाहे वो रैंक 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो मैं उम्मीद करूँगा आप इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इनके पीछे का जो सबसे बड़ा जर्नी रहा है उस जर्नी को जब आप सुनेंगे कंप्लीट, इस सेशन को कंप्लीट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में कितनी भी फेलियर हो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 9 टाइम्स एसएसबी आउट हुए हैं। 9 टाइम्स एसएसबी आउट हुए हैं। आपको पता है कि बंदा एक बार प्री फेल होता है, 2 बार प्री फेल होता है, 3 बार प्री फेल होता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना हुआ है। बट एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में है, उन्होंने 9 टाइम्स एसएसबी फेस किया और उसको आउट हो गए वहाँ से वो, बट फाइनल सिलेक्शन इनका नहीं हुआ सीडीएस में या एफकैट में। बट एक ऐसा एग्ज़ाम एसएससी सीपीओएसआई जहाँ पर इन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ, परजीवरेंस के साथ अपनी मेहनत झोंकी और सीपीओएसआई 2024 में ऑल ओवर इंडिया रैंक 286 अचीव करी। आज इनकी जर्नी को हम लोग बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिरी तक सुनेंगे। तो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट, हेलो सौरभ। थैंक यू सो मच सर फॉर वेलकमिंग हियर। ओके, तो आपने बुलाया, कोटा से मैं आया हूँ राजस्थान से। जी बिल्कुल। और ऐसा माहौल मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था कि, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर कभी रहा नहीं। यहाँ की कोचिंग्स, यहाँ की भीड़ और यहाँ के बच्चे बैग उठा के जाते हुए सुबह सुबह लाइब्रेरीज़ की तरफ, तो जब हम बस में होते हैं तभी हमें एक मोटिवेशन सी आती है कि काश इनकी तरफ अपन भी यार जाएं। मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये पढ़ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आप घर पे रह के पढ़ाई करते हो तो आपको एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है आपके टीचर्स और आपके जो भी मतलब क्लासेस लगती हैं, रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हर 15-20 दिन में किसी ना किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, चाहे आप यूट्यूब खोलो, इंस्टा खोलो। तो वही चीज़ एक घर पे रहने वाले स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन होती है। अच्छा सौरभ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे पहले सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, हाँ जी सर। तो बच्चे अपना सेलिब्रेशन जर्नी हाँ जी। या फिर कोई भी सक्सेस हो वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर पाते थे, तो लोगों तक पहुंचता नहीं था ये चीज़। हाँ जी सर। ठीक है। और अब क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है उसकी बहुत सारी वीडियोस बच्चों को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग टीचर्स के प्लेटफॉर्म पे दिखना शुरू होती हैं। जी सर। तो जो बच्चे 1-2 बार में फेल हो जाते हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो उनके लिए बहुत बड़ा डिमोटिवेशन का ये पार्ट बनता है। हाँ जी। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस कंप्लीट सोशल मीडिया के दौर में हाँ जी सर। किसी भी स्टूडेंट को किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना चाहिए? पहली बात तो सर ये सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन भी है बिल्कुल। और नॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे अपना माइंड है वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा जल्दी जाता है और उससे अच्छी चीज़ें बहुत लेट प्राप्त करता है। तो मैं ये करता था अपनी प्रिपरेशन टाइम में
कि मैंने अपनी फीड ही पूरी ऐसी कर रखी थी कि कोई भी फालतू वीडियोज़ आ रही हैं तुरंत स्किप कर देना, जिससे क्या है कि मेरी पूरी फीड अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई थी कि सिर्फ सिलेक्शन ही सिलेक्शन दिख रहे हैं, पढ़ाई की चीज़ें आ रही हैं, मोटिवेशन आता था एक उसमें। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना है, यूट्यूब यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में ये बोलते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन को दूर रख दो, देखो ही मत, ऐसा नहीं करना है आपको। एक सवाल मुझसे बच्चे पूछते हैं कि आप इसके मतलब कैसे अपना वॉच टाइम कम करें फ़ोन से। तो मैं ऐसे ही करता था कि अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके जो वेलबींग वगैरह वाला फीचर रहता है, कितने आवर्स तक मतलब अपना मैंने कौन सा ऐप यूज़ किया है, फिर उसके बाद मैं ये देखता था यार टेक्स्ट बुक और ये पढ़ाई वाले ऐप, जैसे अपना एग्ज़ाम यात्रा का जो ऐप था उस पर क्लासेस लगाना, तो ये तो गिनती से 2-3 घंटे ही हो रहा है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम 2 घंटे चल गया, नेटफ्लिक्स चल गया 3 घंटे। तो स्टार्टिंग के डेज़ में मतलब उसको देख के ही ऐसा लगता था कि यार शर्म सी आती थी अंदर से कि यार पापा ड्यूटी कर रहे हैं 8 घंटे, माई फादर इज़ इन आर्मी, सो पापा 8 घंटे तक जब गेट पे ड्यूटी कर सकते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट 8 घंटे तो मैं पढ़ाई करूँ, और 8 घंटे भी अगर उस डेडिकेशन से पढ़ाई कर लूँ जिस डेडिकेशन से वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। सौरभ का यही कहना है क्लियर कट, अगर आप एक दिन में 8 घंटे अपने ऊपर देते हैं, 8 घंटे मतलब पढ़ाई पे, रिमेनिंग 16 घंटे होते हैं, आप एक स्टूडेंट हो, 6 घंटे सो जाओ। आप अगले 10 घंटे में क्या करते हो ये यूज़फुल होना चाहिए। आपको ये नहीं करना है कि मोबाइल फ़ोन को हटा दिया कि 1 साल बाद सीधे हम रिजल्ट देखेंगे फ़ोन में। आपको मोबाइल फ़ोन रखना है अपने पास, सारे एप्लीकेशन जो होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, सबको यूज़ करो बढ़िया तरीके से, सही तरीके से उसको यूज़ करो। कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए तुम्हारे ऊपर, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अपने माइंड को फ्रेश भी करके चलना है। जी सौरभ। और सर 8 घंटे का मतलब ये है कि मैं ऐसे टाइमर लगा के बैठता था, जैसे अपने फ़ोन में लैपटॉप में क्लास ले रहा हूँ या बुक पढ़ रहा हूँ तो अपने फ़ोन में टाइमर चला लेता था, जिससे कि जैसे ही मैं अगर मेरा सोच में जा रहा है माइंड, कहीं और दिमाग पहुँच गया है, तो मैं टाइमर स्टॉप कर देता था। तो ऐसे जब पूरा डे के लास्ट में देखता था तो कम से कम 1 महीना लग गया वो कंसिस्टेंसी लाने में 8 घंटे की, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 4 घंटे भी मुश्किल से हो पा रहे थे स्टार्टिंग के 15 दिनों में। ये 1 घंटे की क्लास चल रही है 2 घंटे तक, क्योंकि बीच में डिस्ट्रैक्शन में चला गया, सर पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन, वहाँ से सर आगे एंड तक पहुँच गए, लेकिन अपना पहले वाले टॉपिक पे माइंड चला गया, कुछ ऐसा वर्ड जैसे आप ट्रिक्स यूज़ करते हो तो आजकल की जनरेशन को दिमाग में रखते हुए यूज़ करते हो, यंग जनरेशन को, कि भाई लड़का लड़की की बातें हो जाती हैं, तो वो फिर आप अपनी लड़की के बारे में सोचने लगोगे तब तो सर की क्लास खत्म हो जानी है। तो उस टाइम पे आपका ये फर्ज बनता है टाइमर स्टॉप करो। और फिर जब दिन के लास्ट में देखोगे ना कि यार आज तो 4 घंटे भी एकदम फुल कंसंट्रेशन वाली पढ़ाई नहीं हुई, तब आपका दिमाग अगले दिन उसको माइंड में रखते हुए और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि वो एक टारगेट आपके सामने रहेगा। बिल्कुल। तो वो टारगेट पूरा करना ही एक सबसे बड़ी बात हो जानी है। मतलब ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि हमें कितने घंटे मैथ्स पढ़नी, कितने घंटे रीजनिंग, कितने घंटे इंग्लिश, कितने घंटे जीएस। अब हम लोग कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करते हैं सौरभ से कि कैसे इनका सिलेक्शन हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सौरभ, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल का अगर कट ऑफ हम देखते हैं और सीपीओ का इस बार का कट ऑफ देखते हैं, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। मेंस में आपके कितने स्कोर थे इंग्लिश में? 184 आउट ऑफ 200। ये स्कोर बहुत डिसेंट स्कोर्स में से आते हैं, मतलब टॉपर्स के स्कोर होते हैं। ये स्कोर लाने के बाद भी सौरभ का AIR 286 बना है। तो आप सौरभ बच्चों को ये बताओ कि किस तरीके से ये इंग्लिश की तैयारी करें, बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिरी तक, अगर वो CPO SI एग्ज़ाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं। सर क्योंकि कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैंने दिया था 2022 में, उस समय मैं डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा था और साथ साथ में मैंने CPO का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि सब फ्रेंड्स लोग बोले कि यार काफ़ी टाइम बाद में एक SI का एग्ज़ाम आया है जो कि ग्रेजुएशन लेवल मांग रहा है। तो मैंने कहा उसका अलग से पढ़ने बैठूंगा तो टाइम नहीं है, FCAT CDS इन सब का ही करना है मुझे। तो साथ साथ में दे के आया तो प्री निकल गया, फिर फिजिकली तो फिट थे ही, क्योंकि सुबह सुबह रनिंग करके आना दोस्तों के साथ, और कॉलेज टाइम से ही ये सब चल रहा था रूटीन, तो फिजिकली फिट होने की तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें पास हो गए। उसके बाद में सर आया मेंस, तो मेंस के टाइम पे ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो गया था, प्लस SSB वगैरह पे कुछ ज़्यादा फोकस था मेरा, तो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया था। उस समय मेरे स्कोर आए थे 132 सिर्फ इंग्लिश में। बिल्कुल। जब फाइनल कट ऑफ आई 267 और मेरी 266 मार्क्स थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो सपने सजाए थे कि अब तो मैं बन ही गया हूँ, क्योंकि कट ऑफ जितनी भी लोगों ने मतलब बताई थी, जो एनालाइज करते हैं, उन्होंने 4-5 नंबर कम ही बताई थी, और वो मैंने सिर्फ माइनस वाली देखी थी कि 267 -4 और 267 +4, ये नहीं देखा मैंने, तो मैं रह गया उसमें। उसके बाद मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट में जब तक मैं बैठ के प्रिपेयर करता,
तब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट एकदम सर पे आ गया, जैसे इस बार 2025 का है। और कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई क्योंकि वैकेंसीज कम थी सेकंड अटेम्प्ट में, बट थर्ड अटेम्प्ट में वैकेंसीज ज़्यादा होने के बाद भी कट ऑफ इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि 297, क्योंकि कहाँ 267 ओबीसी की कट ऑफ थी 2022 में, और 2024 के एग्ज़ाम में 1000 वैकेंसीज ज़्यादा होने के बाद भी कट ऑफ जो है 30 मार्क्स इंक्रीज़ हो गई 297। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। हालांकि सारे सब्जेक्ट्स की मैंने कहा कि अब प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि किसी की भी देख रहे हैं स्ट्रेटजी सबकी, तो सबकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, अपने को अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स उठाए कि इंग्लिश में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूँ एफकेट इन सब के लिए, बट फिर भी यहाँ पे इंग्लिश चेंज है क्योंकि यहाँ पे वोकैब आ जाती है और फिक्स चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिव पैसिव और क्लोज टेस्ट, नरेशन, क्लोज टेस्ट, ये सब कुछ ज़्यादा ही मतलब टफ हो जाते हैं क्लोज टेस्ट बच्चों के लिए कि कैसे इनको टैकल करें। तो एक पूरा डिफरेंट अप्रोच लेके चलना पड़ता है डिफेंस की प्रिपरेशन के अलावा, अगर एसएससी में आप आ रहे हो तो मैंने बुक उठाई नीतू मैम की, बहुत सारे दोस्तों ने रिकमेंड किया था और यूट्यूब वगैरह पे भी देखा था, तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 मैंने उठाई। वहाँ से मैंने ग्रामर के चैप्टर रीड करना चालू किया, तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, तो मैंने फिर सेम चैप्टर का मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, जैसे हर्ष प्रताप सर या फिर नीतू मैम और जो भी टीचर्स आपको इंग्लिश के लगें, उनसे मैंने देख के ऐसे ऐसे पूरा चैप्टर अपने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से। उसके बाद में मैं वापस बुक पे आया, तो वो पूरी बुक मैंने कंप्लीट की, जैसे आपने भी पढ़ा रखी है, पूरी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कवर कर रखी है, तो वो पूरे चैप्टर वाइज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे 20 पेज हैं स्टार्टिंग के चैप्टर में, जो सबसे पहले चैप्टर है वर्ब, उसमें 20 पेज हैं, तो मैं ये करता था कि पूरा देख चुका हूँ मैं पहले से, मुझे 20 पेज पढ़ने में 1 घंटा लगेगा। उसके बाद में उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था आधे घंटे, तो 1.5 घंटे मेरे यहाँ चले जाता था। अगर कोई चैप्टर ऐसा आता है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही है अभी भी, तो उसकी मैं वीडियो देख लेता था, तो 1 घंटा और हो जाता था, तो 2.5 घंटे का योग है और आधे घंटे में वोकैब करता था। तो 3 घंटे एक सब्जेक्ट को इसलिए देता था क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट और हैं जिनको मुझे देना है दिन भर में। बिल्कुल। और अगर एक ही सब्जेक्ट मैं काफ़ी दिन तक लेके चलूँगा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी और माइंड भी अपसेट हो जाता है। पूरे दिन भर आप एक ही एक सब्जेक्ट पे पढ़ाई करो तो शाम तक फिर एकदम फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है, और क्योंकि अदर सब्जेक्ट आपके पीछे चल रहे होते हैं कि ये खत्म होगा तब नेक्स्ट उठाऊंगा, इसलिए मैं सबको एक साथ लेके चलता था। और पता नहीं था कि मई तक पेपर होगा प्रीलिम्स, जैसे पिछले 2 अटेम्प्ट में बहुत फास्ट कराए इन्होंने, तो मुझे लगा सिर्फ 3 ही महीने मेरे पास। उस 3 महीने में मुझे मैथ्स भी करनी थी। मैथ्स में मेरे पहले के अटेम्प्ट में सिर्फ 7 नंबर थे, जिसमें मैं 1 मार्क से फाइनल मेरिट में रहा था, तो वहाँ 7 से मैं 38 तक पहुँचा मैथ्स में। मैं यहीं पे सौरभ थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। हाँ जी सर। जो भी व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियो को अभी देख रहे हैं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके स्कोर स्टार्टिंग में 5 नंबर भी आ रहे हैं 50 में जी, 10 नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ अपना टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए, उस टॉपिक के पीछे जो एक्सरसाइज होते हैं उनके क्वेश्चंस लगाने चाहिए। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, मैथ्स के लिए भी यही है, रीजनिंग के लिए भी यही है, और जीएस प्रैक्टिस के लिए भी यही होता है। आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें, देन उसके बाद उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके मैथ्स में 7 मार्क्स स्टार्टिंग में आते थे, और अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके सीपीओ 2024 प्रीलिम्स में कितने स्कोर थे मैथ में? प्रीलिम्स में सर 2 एग्जाम थे उस समय, फेज 12 का भी हुआ था और ये सीपीओ का भी हुआ था। तो 7 से लेके 32.5 मेरे आए मैथ्स में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टफ आया था। अब आप ये सोचो कि 7 to 32.5, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कम स्कोर है, बट आप इनका वो देखो इंप्रूवमेंट लेवल 7 नंबर से सीधे इंक्रीज किया इन्होंने 25 मार्क्स। और सर उसी टाइम पे फेज 12 का भी हुआ था 2 दिन पहले, उसमें मेरे 38.5 आए थे। और मैथ्स में 38.5 इन्होंने सिलेक्शन फेज में भी अचीव किया। तो मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में अगर आपके स्कोर नहीं आ रहे तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, आप पेपर ही मत दो। जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, कम से कम 1 साल। पहले बार नहीं हो रहा कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लास्ट टाइम तो हो ही जाएगा आपका अगर आप ढंग से पढ़ो। और लास्ट टाइम आप पहली बार अगर आप सीआरपीएफ से चूक रहे हो, हाँ, तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी करोगे तो लास्ट टाइम की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप डीपीएसआई मार के ले जाओगे। बिल्कुल। अब देखो जैसे सौरभ ने CISF-SI अचीव किया है, तो इनका अगला टारगेट ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट CISF तक आता है, CRPF तक आता है और एक अटेम्प्ट और लेता है वो, तो DPSI वो ग्रैब कर ले जाएगा आराम से। और सर ऐसा है कि अगर 2 महीने और मैं मैथ्स को लगाता, क्योंकि प्रीलिम्स आ गया था, तो शायद मैं 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर लेता। हो जाता, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आप समझ न सको। टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके टॉपिक्स क्लियर करने के लिए लगे हैं। आप बस यूट्यूब खोलो, सर्च करो, आपको एफर्ट्स डालने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, समझो कि कहाँ से आ रहे हैं। जैसे इंग्लिश में मैंने देखा, पहले 3 साल के मैंने सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए। उसके बाद में मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कोई भी आप उठा सकते हो। तो
उसके अंदर कम से कम 6 से 7 हज़ार क्वेश्चंस थे। वो सारे के सारे लगा डाले मैंने। डेली ये रखता था कि आधे घंटे जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बताया आपको 3 घंटे में से, उसमें आधे घंटे मैं 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के सॉल्व करता था। और क्योंकि अब आपके आधे घंटे में 50 क्वेश्चंस करने हैं, इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास प्री में, बट मेंस में सेक्शनल वाइज डिवाइज कर दिया इस बार। तो जो आप एंटोनियम सिनोनियम वोकैब वगैरह में टाइम बहुत जल्दी आप कर दोगे ये क्वेश्चंस, बट आपको कम पड़ेगा टाइम क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके लिए आपको रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब आप रीडिंग बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर की साइड जाओगे तो आपका टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि आप अभी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर वहीं यूपीएससी की कर रहे होते तो आप द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, तो वहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हो। अब आप स्पीड बनाए काम करो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व करके, कि जैसे स्टार्टिंग में एरर डिटेक्शन वाले 100 क्वेश्चन करो 30 मिनट में, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी पढ़ने की और समझने की, क्योंकि उसमें एरर वाले में आप सारे चैप्टर्स का मिक्सअप दिमाग लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली इसलिए सीपीयू एसआई में आप देखते होगे सब लोग प्री की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है फिजिकल एग्ज़ाम। जी सर। इस पॉइंट को कोई बात ही नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और सौरभ भी हैं यहाँ पे, सौरभ तो हालांकि क्वालिफाइड हो गए हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक 286 आ चुकी है। अगर आप प्रीलिम्स पेपर दे करके आते हैं और पेपर देने के बाद अगले दिन अगर आप ग्राउंड पे नहीं जाते हैं तो ये मान के चलो कि आपका फिजिकल पहले से ही आप आउट हो, और फिजिकल आउट हो तो आपका मेंस वैसे भी नहीं होगा। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं सीपीयू एसआई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई प्री का एग्ज़ाम सामने है। अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो तो कोशिश ये करो कि 2 घंटे डेली ग्राउंड पर अभी से देना आप शुरू करो, क्योंकि रिटेन के साथ साथ ग्राउंड बहुत मैटर करता है सीपीयू एसआई के एग्ज़ाम में। और बहुत सारे बच्चों को लगता है मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए 1600 मीटर क्या है, मेरे लिए 100 मीटर क्या है, लॉन्ग जंप क्या है, हाई जंप क्या है। कुछ मत करो, आज ही आप एक बार ग्राउंड में जाओ और ये चारों टास्क आप कंप्लीट करके देखो। मैं बता रहा हूँ 95% स्टूडेंट्स नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इट टेक्स एटलीस्ट 3 मंथ्स फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। कम से कम 3 महीने लगते हैं प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। तो आप कभी भी ऐसा मत करना कि सीपीयू एसआई प्री के रिजल्ट का आप वेट करो कि आपका लिस्ट में नाम आएगा तब हम दौड़ेंगे, तब हम मेंस का एग्ज़ाम देंगे। ये आपको नहीं करना है। आपको प्री एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है कि भाई आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। अभी से ही आपको लगना है, अभी से ही ग्राउंड पे जाना है। 1600 मीटर की प्रैक्टिस अभी से ही आप करो भाई। अगर आप नहीं कर रहे हो तो बुरा मत मानना, सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है। जी सर। आप क्या कहना चाहोगे? जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि मैं तो फिजिकली फिट हो ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फिजिकल के टाइम मुझे मिले, तो उन लोगों ने अगर उनकी पहले की फ़ोटोज़ में कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वेट कम किया। 30 kg तक बच्चों ने वेट कम किया, क्योंकि उनको एक डेडिकेशन था कि मुझे करना ही है कैसे भी करके। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है तो आप आंसर की तो 3-4 दिन में आ जाती है सर। उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आ जाती है 3-4 दिन में, आंसर की के डिपेंड पे। तो आपको उसी टाइम अगर आप कट ऑफ में आ रहे हो एक्सपेक्टेड में, उससे 5 नंबर कमी मान के चल लो। अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसी दिन से अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और क्योंकि दिन भर सुबह शाम तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं बच्चे, तो वेट तो बढ़ ही जाता है। तो फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है। जो सीपीयू की नहीं भी कर रहे हैं, अदर एग्जाम्स की भी कर रहे हैं एसएससी से, तो उनको भी फिजिकली फिट रहना जरूरी है, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते बीमार होना प्रिपरेशन के टाइम। बिल्कुल। आप एक स्केड्यूल बनाते हो 30 डेज का, या फिर जब भी आपका एग्जाम आ रहा है उससे पहले का। मैं ये करता था कि जैसे मेरे अगर एग्जाम की डेट मुझे पता है पहले से, क्योंकि सीपीओ में फ्लक्चुएट होती रहती है, जो एग्जाम कैलेंडर में डेट देते हैं उससे आगे पीछे चल जाता है, कभी होता है, लेट ही हो जाता है। तो जो कैलेंडर में एग्जाम डेट आती थी, मैं उससे 20 दिन पहले खुद की एग्जाम डेट लिख लेता था अपनी लाइब्रेरी में अपने आगे, कि उसी दिन मुझे फाइनल एग्जाम देना है। एक चीज़ मैं और सौरभ से पूछना चाहता हूँ, जैसे जब सीपीयू एसआई का रिजल्ट आता है जी सर, तो मैथ्स के कई जादूगर हैं, आप लोग जानते हैं, जो अपने आप को विजार्ड भी बोलते हैं, जी सर, अपने आप को कॉन्सेप्ट किंग भी बोलते हैं, XYZ कुछ भी, सबका एक टैग है। जब रिजल्ट आता है तो वो वेटेज लेना चाहते हैं जी, कि भाई मेरी वजह से सिलेक्शन हुआ है। सौरभ मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, 286 इनकी ऑल इंडिया रैंक है। इनके जुबान से हम सुनेंगे आज कि क्या मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है सीपीयू में कि इंग्लिश का है। सौरभ खुद बताएंगे इस चीज़ को। बताइए सौरभ। बच्चों सर 50 मार्क्स का वेटेज है मैथ्स का, आधे घंटे में करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व करवाते हैं यूट्यूब पे, उनको देखोगे 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। आपके पास फिर भी 10 मिनट एक्स्ट्रा है। बच्चे सोचते हैं कि यार 1 घंटा तो मिलना ही चाहिए था, बाकी 3 सब्जेक्ट तो मैं 1 घंटे में कर ही देता हूँ। बट आप जब इस पे एफर्ट नहीं लगाओगे ना, तो आपका भी माइंड है ना, उसको जल्दी करने की कोशिश नहीं करेगा। और ये सही चीज़ की है 30 मिनट्स का टाइम स्लैब देके, कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। इसमें क्या है, मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप आगे भी जितने भी एग्जाम्स दोगे तो आपको वहाँ पे एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, उसी में ही एफर्ट मार दो पूरे। और मैथ्स की बात करें तो सर 50 मार्क्स की मैथ्स है, 250 मार्क्स की इंग्लिश है। SC ST की कट ऑफ जितनी तो इंग्लिश ही है,
इंग्लिश है वही। मैंने देखा कि अभी बहुत सारे टीचर्स वीडियो भी बना रहे हैं कि भाई मेरी वजह से हो गया सिलेक्शन, हम पढ़ाते हैं तभी होता है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी टीचर वो अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करता है, शीट प्रोवाइड कराता है बच्चों को क्लासरूम के अंदर, वो शीट स्टूडेंट सॉल्व करता है। स्टूडेंट और टीचर का जो कॉम्बिनेशन होता है CPO SI एग्ज़ाम में, मैं आपको बताता हूँ, टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ 10% का होता है, बाकी स्टूडेंट का 90% होता है। आप बोलोगे कैसे 90%? भाई वो प्री एग्ज़ाम दे रहा होता है, वही ग्राउंड फेस कर रहा होता है, वही मेंस का एग्ज़ाम दे रहा होता है, उसी का मेडिकल होना होता है। तो इसमें एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर स्टूडेंट का वेटेज 90% है और टीचर्स का वेटेज 10% है। और सर दूसरी चीज़, इंग्लिश के लिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हाँ, तो मैं कैसे करूँगा जब 250 नंबर की इंग्लिश है, वहीं पे से देख के CPO से बाहर हो जाते हैं। जबकि मैं रियलिटी बताऊँगा, इसमें इंग्लिश इतनी टफ नहीं आती, बिल्कुल। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, वोकैब याद करनी है। वोकैब में क्या, हिंदी इंग्लिश, हाँ बिल्कुल। आप ट्रिक बनाओगे हिंदी में, हाँ फिर आप क्या वहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सोच रहे हो। अच्छा सौरभ, मेरा अब सीधे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जी सर। जैसे 2025 का बच्चा अगर मेरी वीडियो को देख रहा है, हाँ जी सर। जो CPO की तैयारी कर रहा है, जी जो बच्चा बिगिनर है, जी। उसको इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, किसकी वीडियोस को फॉलो करना चाहिए? वन शॉट में बताओ इनको कि इनके प्री में कम से कम 50 से 45 नंबर इंग्लिश में आए, हाँ जी। और मेंस में आपके 184 हैं। हाँ जी। थोड़ी बहुत स्लाइड मिस्टेक इन्होंने करी होगी, अदरवाइज 180 190 के आसपास होते 190 हैं, आराम से बहुत आराम से होते ही है। तो इनको वन शॉट में आप बताइए कि ये क्या करें कि इंग्लिश में इनके बेहतरीन स्कोर आ जाए। सबसे पहले आपको उठानी है अपनी बुक्स, सोर्सेज उठा लो आप। उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले आओ, मतलब एक ग्रामर की बुक, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, और ब्लैक बुक ले सकते हो वोकैब के लिए। ये तीन हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मार्केट में हज़ारों बुक्स हैं, टीचर्स अपनी बना बना के भी देते हैं बुक्स, तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। जो ऑलरेडी जहाँ से आ रहा है वो रिसोर्सेज उठा लिए, उसके अलावा इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। स्टार्ट करना है आपको, बुक ग्रामर की उठानी है, चैप्टर का नाम देखा, सर की वीडियो देख ली, पूरी प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है फ्री के अंदर, तो उसमें से आप देखो, है ना, आपको जो भी टीचर अच्छे लगे वो भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं सर के बारे में कह रहा भाई हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है जी ठीक है। आपने देखा होगा कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 के बारे में हमने बात करी है, और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है। इनकी जो भी रैंक आई है उसमें जो भी इनकी जर्नी रही है वो सारी चीज़ हम लोग रियल शेयर कर रहे हैं आपसे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि मेंस में इन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी। मेंस की सर तैयारी 2 साल से भी कर ही रहा था, बट स्कोर आगे बढ़ नहीं रहा था। फिर एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया, क्योंकि हम आपस में डिस्कस करते हैं मॉक में, तेरे कितने आए, तेरे कितने आए। तो जब मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट भेज, विश्वास नहीं कर रहा कि तेरे से मेरे ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे ही उसने भेजा तो मैंने कहा कहाँ से पढ़ रहा है, क्योंकि मैं तो बार बार सेम क्लासेस लगा लिया हूँ, लेकिन स्कोर बूस्ट ही नहीं हो रहा, 150 पे ही अटका हूँ 200 में से। तो उसने बताया कि हर्ष प्रताप करके एक सर हैं, और वो इंग्लिश की बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मतलब जो बीच में मजाक मस्ती ट्रिक्स लगाते हैं ना, उससे यार याद हो जा रहा है पूरा का पूरा, जो भी एरर डिटेक्शन के इन सब के जितने भी आपने बताए। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने आपका बैच खरीदा, और उस बैच में आपने पूरी वीडियोस प्रोवाइड की, तो एक पूरा सीक्वेंस में मुझे मिल गया। बिल्कुल। जैसे मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, मेंस के टाइम में बहुत स्टूडेंट मिसगाइड हो जाते हैं। जी। मेरा ये कहना है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट पे देखेंगे, ब्लैक बुक के आई थिंक 35 लेक्चर्स मैंने करा रखे हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लैक बुक के बाहर 15,000 प्लस वर्ड्स मेंशन है, आराम उसको कवर करने में ही किसी भी एक स्टूडेंट को 1 साल लग जाएंगे, हाँ जी। और 1 साल में तो वैकेंसी चली चली जाएगी, जाएगी। और आप सिर्फ वो कैब नहीं पढ़ोगे और सारी चीज़ को पढ़ना है। आप वो 35 लेक्चर्स देख लो, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर भी कवर किए हुए हैं, हाँ हाँ सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वो 35 आप देख लो, प्लस पेड बैच के अंदर मैंने वोकैबलरी के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के 23 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। और वो लेक्चर्स कहाँ की वो कैब हैं, वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 की जो ऑप्शंस वाली क्वेश्चंस हैं वोकैबलरी के, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो मैंने डिस्कस किए हैं, और हर सिनोनिम के आपको कम से कम 4 से 5 वर्ड मैंने एक्स्ट्रा भी मेंशन कराया है। अगर आपने 35 वो 24 ये, यानी कि टोटल कितने हो गए, 33 50 59, अगर आपने 59 क्लासेस देख ली वोकैबलरी की, तो CPO आपका वोकैब्स में कभी भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं कराने देगा। बहुत आराम से आपके 100% स्कोर वोकैबलरी में आएंगे। वन वर्ड इज को रिलेटेड टू वोकैबलरीज, वन वर्ड हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, ये सब सेम होते हैं। वन वर्ड की अलग से इनको फाइल भी प्रोवाइड करा के रखी हुई है एप्लीकेशन पे। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आपको लास्ट टाइम पढ़नी होगी, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए जो भी बुक आपके पास है, एक बार इसको गो थ्रू कर डालो फटाफट से। ये 4 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों सौरभ? तो मैं जहाँ मैं ग्रामर की बात अपनी कंप्लीट की, वहाँ से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपने ग्रामर की वीडियो देखी, बुक से पढ़ा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, कंप्लीट।
अब आते हैं वोकैब पे। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया नीतू मैम की जो बुक है उससे, उसमें जो वोकैब है 80% तो पूरा वहीं से आना है जी वोकैब में। बिल्कुल 15 to 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम मिला के 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी के 20 से 25 क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आ जाते हैं। कुछ 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं फ्रेजल वर्ब के जो एकदम हटके आएंगे। वो तो आप जैसे पूरी बुक पढ़ोगे तो बीच बीच में आपने कभी गौर किया होगा तो वो चीज़ें वहाँ पे सबकॉन्शियस से क्लिक होंगी। उसके लिए हम अलग से रटने नहीं बैठ सकते पूरे 20-20 पेज। तो आपने वो वोकैब वहाँ से कर लेनी है। उसके बाद में अगर वोकैब याद नहीं हो रही है तो इसीलिए सर ने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। Exactly. क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो बुक से उठाया वहाँ पे कर दिया, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। बहुत सारे वो तो आप बुक से भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर मैंने 2000 वर्ड इनको ट्रिक के साथ पढ़ा दिया, हाँ जी। तो इनकी ये डिमांड होती है कि अगले 2000 भी ट्रिक के साथ पढ़ाओ। हाँ। यार अगर मैं सारे इनको ट्रिक के साथ पढ़ा दूँ, तुम बताना सौरभ कि क्या ये खुद से मेहनत करेंगे? मेहनत नहीं होगी फिर, और इतनी सारी ट्रिक्स फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। बिल्कुल, आप कंफ्यूज कर जाओगे। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बिना ट्रिक्स के भी पढ़ने होते क्योंकि हाँ वही मैंने देखा, जैसे वीडियोस में जिन क्वेश्चंस जिन वोकैब में मतलब मैं अटक रहा हूँ, हाँ वो उन्हीं की ट्रिक्स बनाई है। क्योंकि अगर आप सबकी ट्रिक बनाओगे फंसोगे। दूसरी चीज़, आप उन वर्ड्स की ट्रिक देखने ही जाओगे जिनमें आप बार बार फंसते हो। बिल्कुल। जैसे मैं बहुत बड़ी बात तो सौरभ नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी सर। जितनी वोकैबलरी मैंने पढ़ा दी है, अगर कोई भी स्टूडेंट उन वोकैबलरी को वन शॉट में गो थ्रू करके जाता है हाँ। एग्जाम देने, उससे बाहर एक भी वोकैब सीपीओ एग्जाम हो, सीपीओ में तो सर नहीं आनी है। सीपीओ में तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि एक भी वोकैब बाहर नहीं जानी है। जी सर। ठीक है। और उसी तरीके से अगर आपको ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो ग्रामर के लिए आपके पास जो भी बुक है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसके पॉइंटर्स को अच्छे से पढ़ो। पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन देख लो। कोई डाउट आता है अपने टीचर से आप पूछ लो। एंड अगेन लास्ट में एक बात आती है कि जब आप मेंस देने जाते हो, 3 सेक्शन बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। बच्चों का बहुत बड़ा फोबिया होता है पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट। इन दोनों में बहुत बड़ा फोबिया होता है। इसके लिए इनको वन शॉट सोल्यूशन बता दो। हाँ हाँ। तो जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे 175 तक भी स्कोर आने लग गया था, कभी 170 हो जाता था। तो सर से हम डिस्कस करते थे कि सर क्लासेस सारी ले लिए हैं, अब इनमें फिर भी मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है, पैराजम्बल्स और PQRS, ये क्लोज टेस्ट, इन सब में। तो फिर सर ने एक्स्ट्रा सेशंस लगाए। उनके अंदर यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई और हार्डेस्ट चीज़ें ढूंढ के लाए सर, कि हार्ड से हार्ड अगर ये PQRS कर लेंगे यहाँ पे, जिसमें क्योंकि जैसे PQRS का मैं बताऊँ, आपने जैसे बहुत सारी क्लासेस में बताया कि ये ऐसे स्टार्ट करो पास्ट से, फिर प्रेजेंट वाले पे जाओ, फिर फ्यूचर वाला सेंटेंस उठाओ। बट कुछ कुछ कंफ्यूजिंग आते हैं पैराजम्बल्स, जिनमें लगता ही नहीं कि ये कौन सी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, आगे पीछे जा रही है। तो उसके लिए बहुत सारे हार्ड आपने मतलब उठा के लाए क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस कराई। ऐसे ही क्लोज टेस्ट भी आपने हार्ड वाले ही उठाए और वो प्रैक्टिस कराई हमें। क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में से सर मतलब पूरा ढूंढ के लेके आते हैं। जैसे FCAT वगैरह के दिए थे मैंने, वहाँ के कुछ क्लोज टेस्ट जो बहुत टफ रहते हैं वो सर ने SSC की क्लास में करवाए हुए हैं, ताकि आपका वो फोबिया हटे। बिल्कुल। देखो भाई, मेरा यही कहना है कि SSC मतलब आज भी वेंडर चेंज होने के बाद PYQs मस्ट है। PYQ चाहे वो एडुक्विटी हो, चाहे वो TCS अगर फिर से आता है, हाँ जी। तो वो तो PYQs के लिए जाना ही जाता है। बट एडुक्विटी मतलब अगेन PYQs। 25 में से अगर प्रीलिम्स में आप, मैं CGL की बात करूँ, CPO की 50 क्वेश्चन की बात करूँ, यार 2025 में भी 50 में कम से कम इनको 35 क्वेश्चन PYQs देखने को मिलेंगे आराम से सर। तो इस चीज़ को आप लोग बिलीव करो कि भाई आपके पास जो कंटेंट है उसमें आप बिलीव करिए। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो उसमें आप बिलीव करिए, उनके नोट्स को पढ़िए, बस आपको अपने एंड से हार्डवर्क करना पड़ेगा। और इंग्लिश तो सर आप चाहे CPO का देखो चाहे CGL का देखो, सेम ही है। क्योंकि मेरे CGL में 135 में से 127 आए थे। बिल्कुल। मैंने जनवरी में दिया था, जबकि 2 महीने बाद मेरा CPO का मेंस था। तो सेम ही है पूरा इंग्लिश। बिल्कुल। जैसे अभी मेरे साथ सौरभ बैठे हैं, आपको पता होगा कि मैंने मेंस में एक वादा किया था लास्ट ईयर। कुछ पॉइंट्स मैं बच्चों से शेयर करता हूँ। मैंने मेंस में एक वादा किया था कि इस बार 190 प्लस कम से कम कई बच्चे होंगे हमारे CPO मेंस 2024 के। हाँ। थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट मैं अपने सौरभ के साथ शेयर करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने मेंस बैच लॉन्च किया और उसमें मैं बहुत डेडिकेशन के साथ स्टार्टिंग में 8 से 10 दिन पढ़ाया। हाँ जी। डेडिकेशन प्रॉपर था और जितने भी PYQs थे CPO मेंस के, वो सारा मैं सॉल्व कराना शुरू किया। और उसमें मेरे अंदर एक ज़िद थी, मतलब इस लेवल पे स्टबर्न हो गया था मैं कि मार्केट के जितने भी इंग्लिश टीचर्स हैं, जब 2024 का फाइनल रिजल्ट आएगा तो टॉप 100 में कम से कम अपने 10 बच्चे होने चाहिए। जी सर। लेकिन सडनली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उसी मेंस बैच लॉन्च करने के 10 दिन बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उस समय मेरी चीज़ें बहुत पीक पे चल रही थी। देन सडनली डेथ हुई और मैं अपने घर चला गया। मैं 50 डेज़ बिहाइंड द कैमरा था। अगर वो 50 दिन में कैमरे के सामने होता, और आपको पता है सडनली अगर फादर की डेथ होती है तो लौट के आना, कैमरे के सामने वापसी कर पाना बहुत बड़ी बात होती है।
फिर मैंने हिम्मत जुटाया, किसी तरीके से बच्चों को रिकॉर्डेड क्लासेस देना शुरू किया, 1-2 दिन लाइव लिया, बट वो हिम्मत मेरी टूट चुकी थी। मेरे अंदर से ऐसा हो गया था कि यार इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करी, ऐसे कुछ बच्चे सौरभ जैसे थे, और भी बिहार के कई बच्चे हैं, हाँ, हम लोग एक ही ग्रुप में थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना और हुआ भी था। राजस्थान के कई बच्चे हैं जिन्होंने मेंस में 180 प्लस स्कोर किया। इस बार तो सौरभ अपने बेस्ट रैंक 286 आया, जो कि आपने प्रोवाइड किया। 2025 में अगर सब कुछ ठीक रहा और इस बार का मेंस बैच 2025 आता है और मैं उसमें कम से कम 100 दिन लाइव पढ़ाया, तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि अगले पॉडकास्ट में आपको AIR 1 इंग्लिश पढ़ा हुआ मुझसे मिलेगा। बिल्कुल सर। सौरभ, और इस पर आप क्या कहना चाहते कम हैं? से कम इस बार के मेंस के बैच में AIR 1 तो आएगी। प्लस जितने भी बच्चे जुड़े रहेंगे उनको मैं भी गाइड करूंगा, और आराम से 200 से ज़्यादा सिलेक्शन हम ले सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मिस गाइडेंस बहुत है मार्केट में। बिल्कुल है। उसके लिए मैं एज ए मेंटोर काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि अभी मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली थी सिलेक्शन की, बिफोर सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन, तो उस पर 7 से 8 लाख व्यूज़ आए थे, और मुझसे 1000 से ज़्यादा बच्चों ने मैसेज किया, और मैंने हर एक का रिप्लाई दिया प्रॉपर, एक बड़े भाई की तरह। तो उसमें कोई इशू नहीं है, जब टाइम मिले मैं रिप्लाई कर सकता हूँ किसी का भी, क्योंकि एक अच्छा लगेगा कि यार किसी के घर में खुशी जाए। कितनी मेहनत से बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, बस उन्हें खाली सिर्फ रास्ते पे लाना है। देखो अभी सौरभ ट्रेनिंग में भी जाएगा। हाँ जी आई सर। थिंक 1 मंथ लेटर। हाँ, 24 से स्टार्ट हो। 24 से ट्रेनिंग शुरू है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा दिलाता हूँ कि CPO के लिए मैं कम से कम सुपर 500 एक बैच लेकर के आऊँगा। सुपर 500, वो सुपर 500 मेरे, और जैसे मैं क्लास लूँगा, क्लास लेने के बाद आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, उसकी मेंटोरशिप मैं सौरभ को दूंगा। बिल्कुल सर। ये 1 to 1 होंगे, और उस 500 में से कम 250 प्लस सिलेक्शंस तो आराम से दिलाते हैं। सर। और अगर 250 प्लस सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2025 के बाद मैं कोई पॉडकास्ट नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है, ओपन चैलेंज है कि हम और सौरभ आपको मिल करके 250 प्लस सिलेक्शन दिलाएंगे टॉप 500 में। ओवरऑल सिलेक्शन नहीं, टॉप 500 में 250 प्लस सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बंदा आपके साथ अभी मेरे साथ बैठा हुआ है, जिसको आप देख रहे हैं, उसके खुद मेंस में इंग्लिश में 184 स्कोर हैं। और आपको पता है अगर आप 184 185 लाते हैं तो 2-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स आप कर जाते हो। जब आंसर किए आते आपको लगता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। तो मतलब 190 की कैपेसिटी वाला स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, तो इन्होंने जो स्लाइड मिस्टेक करी हैं, सिली मिस्टेक्स इन्होंने जो करी हुई हैं, वो आपके साथ नहीं होने पाएगा। बिल्कुल सर। जबकि लास्ट मॉक जो मैं दे के गया था उसमें मेरे 172 या 170 आए थे। हाँ। बट मैंने सर को कॉल किया था कि मेरे मार्क्स तो आ ही नहीं रहे सर, बट मैं इतने कैसे लेके आऊँगा, अब तो DPSI तो दूर CI सब भी नहीं मिलेगी। पर सर बोले बेटा जब मॉक में 170 आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे तू फोड़ देगा आराम से। 180 प्लस तू लेके आएगा, या मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ। और सर सपोर्ट भी करते थे कि फिजिकल के टाइम पे पाँव में दर्द होना था बहुत, तो पढ़ाई भी साथ साथ में नहीं हो पाती थी, नींद आती थी, मतलब पढ़ते थे तो सर कभी कभी बीच में कभी कभी फ़ोन कर लेते थे बच्चों को, क्योंकि अपने कुछ ही बच्चे थे जो अपने व्हाट्सएप पे ऐड थे। ऐसे तो 160 प्लस बच्चे थे, 167 एडमिशन थे। हाँ, 167 एडमिशन थे। उसमें से 20 से 25 ऐसे बच्चे थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड थे। और उनको सिर्फ उनको ही पता था कि आपके घर में क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि और कहीं से अपडेट भी नहीं मिल पा रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में थे, उसमें कहाँ आप फ़ोन चलाओ और ये सब करो। तो हम लोग सब मतलब आपस में डिस्कस करते थे कि यार ये वाला क्वेश्चन तू ही बता दे, ऐसे कर लेते हैं। ये वाली क्लास सर ने आज अपलोड कर दिया अलग से, मतलब जो अदर बैचेस भी थे सर के, जो CPO से भी हाई लेवल के थे, उनकी भी क्लासेस सर ने हमें प्रोवाइड कर दी थी टाइम पे। तो यही है कि 184 मॉक में अगर आपके कम आ रहे हैं, तब भी आपके 15-20 नंबर ज़्यादा ही आएंगे। बस आपको डीमोटिवेट फील नहीं होना है, खुद पे कॉन्फिडेंस। बहुत सही बात इन्होंने बताई है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, मार्केट में ना थोड़ा लेवल हाई बना के देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके मॉक टेस्ट में एग्ज़ाम देने के एक दिन पहले आप मॉक में अपीयर करते हो, ठीक है, और आपके मॉक में मेंस में 200 में से 160 मार्क्स भी हैं, तो हो सकता है आपके रियल एग्जाम में 180 प्लस आ जाएं, 190 प्लस आ जाएं, क्योंकि मॉक इस तरीके से प्रिपेयर होता है कि आप टॉप ना कर पाओ आप। और एक दिन पहले तो रिलैक्स ही करो। सर ने मना किया था आप कोई मॉक नहीं देना है। हाँ। बट मैंने कहा कि यार कैसे मैं खाली बैठे कैसे क्या करूँ यार, रिवीजन सब चीज़ें क्योंकि सेम दिख रही हैं, एक बार और जरा चेक कर लूँ, क्या पता मार्क्स मेरे बढ़ जाएं। तो मैंने ज़बरदस्ती फिर भी मॉक लगा लिया था। तो भाई मॉक लगाओ, अच्छे से लगाओ मॉक, और मॉक के स्कोर से कभी आपको ना डिप्रेशन में नहीं जाना, अरे यार मेरे 10 नंबर आ गए। आप ये देखो जो गलतियां हुई हैं ना, वो आप गलत क्यों किए हो, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव करो, आप जब फिजिकल और मेंस के बीच में जो गैप होता है, अगर आप डेली मॉक लगाते हो और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है और जिसमें आपने मिस्टेक करी है, अगर आपने उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लिया ना मेरे भाई, तो ये मान के चलो कि अगर आपके 150 नंबर भी मॉक में आया करते थे, आप रियल एग्जाम में फोड़ के आओगे और 190 प्लस स्कोर करके आओगे आप। देखो अगर आपके बाकी 3 सब्जेक्ट वीक हैं, तो अभी आप इंग्लिश इतनी प्रिपेयर कर लो कि 250 में से 220 प्लस आ जाएं, जो कि मेरे 220 प्लस ही थे इंग्लिश में। बिल्कुल 230 अराउंड कुछ थे मेरे। तो इतने आप ले आओ इंग्लिश से,
उसके अलावा आप सिर्फ 20-20 नंबर भी अगर आप 3 सब्जेक्ट में लेके आते हो तो आप 290 तो वैसे ही पहुंच गए। बहुत आराम से। तो और ये 20 नंबर आप रीजनिंग में तो ज़्यादा स्कोर करोगे ना। हाँ, 20 नंबर थोड़ी लाओगे। हाँ। 50 में से 30 बंदा तो आराम से ले आता है। स्ट्रगल करते हैं बच्चे 35 से 45 के बीच में। तो वो आप रीजनिंग में अगर आप मैथ अच्छी करोगे रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जानी है। उसमें सिर्फ आपको स्पीड बढ़ानी है। क्या होता है कि सर रीजनिंग में बच्चे अवॉइड करते हैं कि मेरा यार बाकी सब्जेक्ट तो मैं कर लूँ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि रीजनिंग में तुझे क्वेश्चन बन रहा है बट तू उसको देख कि उसमें टाइम कितना ले रहा है। 20 सेकंड के अंदर अंदर तुझे वो क्वेश्चन आना चाहिए। उसके लिए आप चैप्टर वाइज वही सेम जो मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताई ये हर सब्जेक्ट पे काम करती है। जो चैप्टर नहीं आ रहा सर्च करो वीडियो देखो, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ। और सीपीओ का तो ऐसा है कि पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर कर लो प्लस एसएससी का। मैंने ये देखा पहले मैं बैठ के 1 महीने तो मैंने स्ट्रेटेजी में यही सोचा कि पेपर कैसे बना रहे हैं, पेपर बनाने वाला क्या सोच के पेपर बना रहा है। तो मैंने देखा कि वो पिछले साल में से उठा रहा है और कुछ कुछ नई चीज़ें बस खुद से घुमा के डाल दे थोड़ी बहुत बस। हाँ, तो मैंने पिछले 3 साल के सीपीओ के और आप जैसे किसी भी एग्जाम के कर रहे हो, सीजीएल के कर रहे हो तो पिछले 3 साल के सीजीएल के उठा लो प्लस एसएससी ने जितने इस साल में एग्जाम कराए हैं, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी, उसके सारे क्वेश्चन लगा लो। बिल्कुल। इसके बाहर से एसएससी पूछता ही नहीं है। 4 से 5 करंट अफेयर अलग से पूछ लेगा बस, उसकी आप मैगजीन्स कंप्लीट कर लो तो आपकी प्रिपरेशन तो फुल हो जानी है। अब रहता है कि उस दिन आप कैसे परफॉर्म करो, तो आप थोड़ा सा कम नंबर आ सकते हैं फाइनल से, है ना। मतलब 300 का अगर एग्जाम है तो आप 290 तो आराम से कर दोगे इतने में। सीपीओ का 400 का तो आप 350 तो आराम से ले आओगे, डीपीएसआई चली जानी है आपकी। बिल्कुल भाई, देखो सीपीओ एक ऐसा एग्ज़ाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ जी। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनमें सबसे आप ये कह सकते हो कि आसान एग्ज़ाम है, बिल्कुल। और आप ये भी कह सकते हो कि सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। हाँ जी। डिफ़िकल्ट से आसान कैसे बनाना है, जैसे बहुत सारी हम बॉयज़ पे बात कर लेते हैं, आप उठा के देखो टॉप 100 में कितनी गर्ल्स होंगी इस बार, देखा है ना, एनालाइज किया? आराम से ऐसा 30+। गर्ल्स हैं 30+ टॉप 100 में इस बार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, क्योंकि मैंने क्योंकि देखा है मैंने बहुत भी सारी अभी लड़कियों एनालाइज का। नहीं किया है कि मुझे नहीं लगता कि टॉप 100 में 30+ गर्ल्स होंगी, पता नहीं सर, क्योंकि ये एक ऐसी confirm वैकेंसी ये है, चीज़। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिससे लड़कियां थोड़ा इतराती हैं, भागती हैं थोड़ा। बट सर ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है ना, हाँ, हरियाणा राजस्थान की हाँ। लड़कियां, इनको यही चाहिए। यही चाहिए ना। क्योंकि गांव में जब लड़की आती है ना कि भाई सीआईएसएफ में लगी है, दिल्ली पुलिस में आ रहा है लड़की ने, जो भाई- ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करते हैं ना, वहाँ पे सारी लड़कियां देखती हैं कि मेरे को तो यही बनना है। बिल्कुल भाई, अगर आप हरियाणा राजस्थान की लड़कियां, आप तो फॉर्म फिल करती हो, भाई ने बता भी दिया कि हाँ आपको इंटरेस्टेड है इन सब जॉब में, आप हो इंटरेस्टेड। लेकिन अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, किसी ऐसे स्टेट से हो जहाँ पर आपको लगता है कि पुलिस सर्विस मेरे लिए नहीं बनी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें। बिल्कुल सर। आपको क्योंकि प्री में 4 सब्जेक्ट फेस करने हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंस के लिए सिर्फ आपको 1 सब्जेक्ट फेस करना है। और सर और नंबर एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सीपीओ में आ रहे हो तो अपना एक प्री मेडिकल करवा लो। बिल्कुल, क्योंकि- ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट स्टेज में जब आप मेडिकली अनफिट होते हो, आपको पता भी नहीं रहता है कि आपको कौन सा पॉइंट दे दिया। बिल्कुल। दिखने में आप खुद को एकदम सही लग रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं उसमें आपके पॉइंट निकलता है, फिर आप जब घर जाते हो ना 350 नंबर लेके मेडिकल आउट होके 1.5 साल बाद में, बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है। फिर बंदे का कोई भी बुक उठाने का मन नहीं करता कि नेक्स्ट अटेम्प्ट दूं। ऐसा हुआ, एक लड़का था अभिषेक पांडे अपने बैच का, 300 हमारे साथ भी बहुत सारे 332 स्कोर थे उसके, उसने बताया सर मेडिकल आउट हूँ मैं। मेरे सामने एक लड़का था, उसके 353 थे। वाह। यहाँ पे जलंधर बीएसएफ में मेरा मेडिकल हुआ था, उसको पॉइंट दिया था चेस्ट में, मतलब एक चेस्ट का थोड़ा डायफ्राम ऊपर नीचे मिसअलाइंड था। वो ऐसे खुद देख के तो पता नहीं चल सकता, हम सिर्फ ये देख सकते हैं यार मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, मुझे चश्मा नहीं लगा, या मेरे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, कहीं चोट वोट तो नहीं है। बट ऐसी चीज़ें आप डॉक्टर को ही दिखाओगे तभी पता चलेगा, इसलिए एक प्री मेडिकल करवा लो। बहुत सारी जगह पे प्री मेडिकल्स होते हैं और आपका आराम से 2 से 2,500 रुपये का खर्चा लगता है प्री मेडिकल का। आपको पता चल जाता है कि आप फाइनल मेरिट में आओगे कि नहीं आओगे, मार्क्स चाहे कितने ले आओ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद में होता है आपका इंग्लिश का। बिल्कुल। तो भाई मेडिकल टेस्ट आपको पहले से करा के रखना पड़ेगा जी सर, क्योंकि आप आगे चल के डिमोटिवेट मत हो, डिप्रेस्ड मत हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना। अपना यही टाइम फिर आप किसी और नॉन मेडिकल एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये मानना है, मैं आप सभी को एक बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लड़के हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती है जी, तो पहली बात आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है। बिल्कुल नहीं सर। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लास्ट एंड तक प्रिपरेशन कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ, परसिवरेंस के साथ, आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं होता इन केस 1%, तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि सौरभ ही हैं, इन्होंने 9 टाइम्स एसएसबी फेस किया और आउट हुए, 2 बार सीपीओ में नहीं हुआ, लेकिन देखो अभी AIR 286 लेके बैठे हैं हमारे साथ।
तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोग होपलेस मत हो। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। लगे रहो यार, कभी ना कभी तो रिजल्ट आना ही आना है। एक अगला क्वेश्चन आपसे कि मैथ्स किससे पढ़ा था आपने? सर मैथ्स मैंने पढ़ा था आदित्य रंजन सर से। ओके उनका वीओडी बैच लिया था मैंने, ओके 699 में मुझे मिला था। ओके जनवरी 2024 से ही मैंने मैथ्स स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस समय मेरा मेंस हुआ था 2023 का। हाँ। और मुझे समझ आ गया था कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ चल रही है मार्केट में उससे 10 नंबर पीछे हूँ। हाँ। तो आज से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत वीक थी। जैसा मैंने बताया 7 नंबर, सेकंड अटेम्प्ट में 8 नंबर थे, तो ये थर्ड अटेम्प्ट में मैंने वीओडी बैच लिया सर का। पहले अच्छा, कुछ जिस वीडियोस टाइम देखी, जिस जैसे टाइम बाकी- आपने वीओडी खरीदा होगा, आपको 699 रुपये बड़ा लग रहा था अमाउंट या छोटा अमाउंट लग रहा था? सर इसीलिए मैंने पहले यूट्यूब पे बहुत सारी जगह सर्च किया कि फ्री का बैच मिल जाए, क्योंकि हर बच्चा करता है ना। हाँ। तो मैंने फ्री में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वीडियोस फिल्टर करते करते मुझे मतलब चीज़ें समझ आने लगी ना। जब क्वेश्चन सर कराते थे, टॉपिक समझ में आए, तो मैंने कहा भाई बैच लो, शुरू हो जाओ जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतने सारे लेक्चर्स हैं, जैसे 1 साल का जो पूरी क्लासेस थी वो मैंने 4 महीने के अंदर खत्म की। मैं ये देखता था कि यार मैथ्स ही एक ऐसा ऑप्शन है जो मुझे अब एग्जाम क्रैक कराने में हेल्प कर सकता है। मोर देन 50 एग्जाम्स दिए, हर बार मैथ से भागता रहा मैं। हर बार एफकेट वगैरह सब में, सीडीएस वगैरह सब में मैं मैथ से भागता था सर। इसलिए मैं बहुत बार एग्जाम ही नहीं निकलता था। फिर एसएसबी तक जाओ, तो इसलिए मैंने कहा कि अब मुझे मेरा जो दुश्मन है उसको टैकल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तब मैंने मैथ्स उठाई सर। अगला क्वेश्चन है मेरा इनसे कि रीजनिंग किससे पढ़ी थी? सर रीजनिंग मैंने, जैसे रीजनिंग मेरी पहले से अच्छी थी। मैं एग्जाम्स वगैरह देता था, क्योंकि हम लोग 10th 12th क्लास से ही एप्टीट्यूड करके एक सब्जेक्ट होता था हमारे स्कूल टाइम में, तो उसमें मज़ा आता था रीजनिंग करने में। क्योंकि वो एक खेलने जैसा लगता था कि 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर अब क्या आएगा, है ना। तो ये सब खेलने जैसा लगता था, और रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग में मार्क्स आ जाते थे 35 प्लस तो आ ही रहे थे, और 40 प्लस भी आ जाते थे कभी कभी। बट मुझे वो टाइम मेरा खा रहा था रीजनिंग, जो मुझे मैथ्स में देना था। पहले मैं मैथ्स पे फोकस ही नहीं कर रहा था, तो बढ़िया रीजनिंग चलती रहती थी पूरे एंड तक, खेलते रहते थे उसमें लास्ट तक। अब जब मुझे मैथ पढ़ने बैठा तो मुझे टाइम की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने रीजनिंग का टाइम ऐसे किया कि जिसमें मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं जिस चैप्टर में, उस चैप्टर का मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। तो विक्रमजीत सर और किसी भी टीचर का आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे जिनका आपको एक वीडियो समझ में आए, उनका आप देख सकते हो। मैंने विक्रमजीत सर का देखा था, क्योंकि मैंने उस समय सिलोगिज्म की एक ट्रिक देखी थी उनकी, जो मेरे हिट कर गई थी। क्योंकि मैं कभी कभी क्या करता था, वेन डायग्राम बना के कर रहा हूँ, कभी खुद से दिमाग में लगा के क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन एक ट्रिक मिली मुझे अच्छी सी, तो वो हिट करी। ऐसे ही ब्लड रिलेशन का चैप्टर देखा उनका, तो उसमें भी पूरा वो ग्राफ बना के कैसे मतलब पूरा करना है। तो ऐसे करके मैंने फिर कहा वीडियो का, चैप्टर का नेम, वीडियो देखी उसकी, और अपने को टाइम कम कर देना। मतलब सर विद इन सेकेंड 20 सेकेंड आपको आंसर करना सिखा देंगे विदाउट पेन पेपर। तो रीजनिंग का मेरा ये था सर। बहुत रीजनिंग में सर मेरे 50 आउट ऑफ 50 आते सीपीओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स और ऐसा करते हैं, जब प्रोटेस्ट होता है ना, हाँ जी सर, वो टीचर्स को ट्रोल करने लग जाते हैं। आप एक जैसे सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, आपका मैसेज क्या होना चाहिए कि जब प्रोटेस्ट चले, हाँ हाँ सर, तो क्या एक स्टूडेंट को ट्रोल करना चाहिए या टीचर को सपोर्ट करना चाहिए? बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि टीचर्स आपस में लड़ जाते हैं, यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें जो बच्चा जिससे पढ़ रहा होता है वो उसका फ़ैन होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आपस में एक दूसरे को टारगेट कर लेते हैं, स्टूडेंट टीचर्स को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। क्या इनको ये करना चाहिए कि नहीं? देखो सर, पहली बात तो हम जिस गुरु से पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास में हमारा इंटरेक्शन रहता है उनसे, तो एक उनसे एक अलग कनेक्शन बैठ जाता है। बिल्कुल। उसी टाइम से बच्चा सोचता है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा ना तो मैं पक्का जाऊंगा सर के पास, बिल्कुल, इनसे तो मिलना ही मिलना है कि सर देखो मैंने फोर्ट डाला। तो एक वो उनसे लगाव बन जाता है, और फिर उनके साथ किसी अदर टीचर की कंट्रोवर्सी होती है, बिल्कुल। तो फिर आप एक अलग ही सीन में घुस जाते हो कि कंट्रोवर्सी आप देखना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एज ए स्टूडेंट मैं ये रिकमेंड करूंगा, कंट्रोवर्सीज में ध्यान ही मत दो। बिल्कुल। प्रोटेस्ट में जाओ क्योंकि आपके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल। और क्योंकि वहाँ पे भी आप इलीगल मीन्स यूज मत करो। जैसे प्रोटेस्ट में जाते थे हम, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हुड़दंग मचाने वाले भी बच्चे आ जाते थे, जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनके घर वाले यहाँ भेज रखे हैं उनको कि चलो सीधी लाइन पे तो चलता रहेगा, आवारागर्दी से अच्छा। वो जब प्रोटेस्ट में जाते हैं तो वो ग्रुप बना के फिर वो लड़ाई दंगे वाली बातें करना, उन सब में नहीं पढ़ना है। टीचर की बात सुनो, क्योंकि सर लोग पूरा लीगली प्रोटेस्ट करते थे, पूरा नोटिस लेके गवर्नमेंट से पूरा। तो और दूसरी चीज़, अगर आप दूर दराज एरियाज में कॉन्ट्रोवर्सीज पे ध्यान मत दो, ये आपका काम नहीं है। और टीचर्स की रही बात, तो मैं सिर्फ इनसे पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इनसे पढ़ूंगा, भैया आपको रिजल्ट लेना है। एग्जैक्टली। आप सिर्फ जहां से नॉलेज हो सके ग्रैब करो, बिल्कुल, और रिजल्ट लो। बिल्कुल। रिजल्ट लेने के बाद आप जिस टीचर से प्यार करो, नाम लेना है नाम लो, क्योंकि आप उनसे पढ़े हो, आपका एक कनेक्शन है, और बच्चा चाहेगा ही कि मैं इनके बारे में बोलूं। एक चीज़ है सौरभ, जैसे मैं आपको बता दूंगी, बहुत बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, एडमिशन्स होते हैं वहाँ पे लाखों में, होने भी चाहिए, नाम बड़ा है तो एडमिशन होता है।
जो सिलेक्शंस होते हैं बच्चों के वो दिखाते हैं बहुत हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, उनसे वो 1-to-1 टीचर नहीं हो पाता है, हाँ क्योंकि उनकी टीम 1-to-1 हो सकती है बट टीचर नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा तुम्हारा इस बार का जो टारगेट होगा, हाँ हमें 500 बच्चे लेने हैं बिल्कुल 2025 के लिए CPUSI। उन 500 बच्चों को हम 1-to-1 कनेक्ट करेंगे और जितना बेस्ट सर्विस हो सकता है उनको प्रोवाइड कराएंगे और उनको मंजिल तक पहुंचाएंगे कि कम से कम जब CPUSI 2025 का रिजल्ट आए तो अगर रैंक 1 सर्च करे तो वो बच्चा अपना ही निकलना चाहिए, रैंक 10 सर्च हो तो अपना ही निकलना चाहिए, रैंक 20 भी अपना निकलना चाहिए। हमें इस तरीके से मेहनत करना है कि अगली बार जब हम सम्मान समारोह करें तो अपने सामने 500 इंस्पेक्टर्स खड़े होने चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं बहुत से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, मैंने कोशिश किया उनसे कनेक्ट होने की, बट ये उनके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं या फिर टाइम ना हो, कुछ भी ना हो, तो मेरी कनेक्शन नहीं बैठ पाई, तो मैं मिसगाइडेड ही रहा। बट अभी जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे पिछले 7-8 दिन में मोर देन 1000 बच्चों के मैसेजेस आए होंगे। बिल्कुल, मैं उनके साथ ऐसे ट्रीट किया मैंने, क्योंकि इतना टाइम तो हर किसी के पास होता है। बिल्कुल, आप फ्रेश होने जा रहे हो आधे घंटे में तो आप 20 लाख बच्चों को रिप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे टाइम तो रहता ही है, 1 घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं और मैंने निकाला भी है। तो हर बच्चे का मैंने इस वे में रिप्लाई दिया है कि उसको ऐसा लगे कि शायद सिर्फ मेरे से ही बात हो रही है और कहीं बिजी नहीं है ये। तो रिप्लाईज वैसे दो, क्योंकि एक एज ए सिलेक्टेड स्टूडेंट अगर आप किसी बच्चे को हेल्प करोगे ना, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि मेरा तो डायरेक्ट उससे बात हो रही है जो इस फील्ड में आ चुका है जहाँ मुझे जाना है। बिल्कुल, तो और वो मिसगाइडेड नहीं होगा फिर। बिल्कुल। सौरभ की जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की, वो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी हर्ष_इंग्लिश वाले या फिर हर्ष इंग्लिश वाले आप सर्च करोगे, मैं इनको टैग कर दूंगा। आप सभी व्यूअर सौरभ को फॉलो करके रखें, क्योंकि अगर आपका CPO ड्रीम है तो मतलब ये मान के चलो मेरा काम पढ़ाना है, कंटेंट देना है, गाइड करने का काम सौरभ का रहेगा 1-to-1, और टिल फाइनल सिलेक्शन हम आपके साथ में रहेंगे। तो सौरभ का यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, वो भी मैं अपने स्टेटस पर शेयर करूँगा, व्हाट्सएप पर करूँगा, इंस्टाग्राम पर करूँगा, फेसबुक पर करूँगा। और आपका बड़ा भाई है ये, आप लोग इसको सपोर्ट करिए, इसके सभी सोशल मीडियाज़ को शेयर करें आप लोग, और जो भी आगे गाइडेंस होगी हम आपको पॉडकास्ट के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको हम ज़रूर बताया करेंगे। एनी फाइनल एडवाइस टू द स्टूडेंट्स? फाइनल एडवाइस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करो अपनी पढ़ाई के ऊपर टाइम, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, देखो स्ट्रेटेजीज जो मैंने भी शेयर की अपने यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश की शेयर कर दी है, बाकी मैं शेयर करने वाला हूँ आने टाइम में, और आप उनको देखो, अपने हिसाब से उनको अरेंज करो चीज़ों को, क्योंकि आप हो सकता है कुछ और काम कर रहे हो, साथ साथ में जॉब कर रहे हो, हिंदी मीडियम से भी हो। बिल्कुल, 12th क्लास में वीक थे, हाँ। 10th 12th में तो मैं बहुत वीक था सर, बताऊं। स्कूल वाले तो ये कहते थे तू पास हो जाए, हमारे स्कूल का नाम डुबाएगा। तो इंग्लिश बैकग्राउंड से होने के बाद भी इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता था, हाँ। खाली सिर्फ पेपर दे के आ जाते थे, उसमें 33+ आ जाते थे, वही बहुत था। खेलने कूदने में ज़्यादा रहते थे। बिल्कुल। और ये एग्ज़ाम भी इसीलिए चूज़ किया मैंने क्योंकि मैं डिफेंस प्रिपरेशन से था, हमेशा से एक कैंट एरिया देखने का बड़ा वो रहता था, मज़ा आता था कि भाई ऐसी फैसिलिटी हो, इतनी साफ़ सफाई, इतना डिसिप्लिन। सौरभ का ये कहना है कि अगर आप बैक बेंचर रहे हो, आप बिल्कुल निठल्ले रहे हो पढ़ाई लिखाई में, कुछ नहीं आता जाता था आपको, फिर भी आप CPO क्रैक कर सकते हो। हाँ, सबसे ज़्यादा तो बैक बेंचर ही फोड़ते हैं सर, और बैक बेंचर ही ज़्यादा AIR लेकर के आते हैं। आप एक साल पढ़ो तो हिम्मत तो उठाओ, हिम्मत हाँ, जगाओ, तो यही फिर देखो कि आपकी भी AIR आ सकती है। यही मैं कहना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजी बनाओ, शुरू हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मैं जैसे आपके पास आया था, हाँ, कल एक इंसिडेंट हुआ। हाँ, पहले तो आपके साथ बैठा मैं, फिर आपने बुक्के दिया मुझे। जब वो बुक्के लेके जा रहा था, मुझे हर कोई देख रहा, उन्हें लग रहा है कि गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। बिल्कुल। या फिर गर्लफ्रेंड से मिलके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चाहने वाला है, ऐसे ही आपको वेट कर रहा था, तो वहाँ भी कुछ लड़के लोग खड़े थे कि अपने दोस्त से वॉच मांग रहा हूँ, यार वॉच दे दे मुझे अपनी। मैं चलो, सौरभ ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि कल मुझसे मिलके गया, तो मैंने इसको बुके गिफ्ट किया था। हाँ जी सर। बुके था तो ये गया मेट्रो वगैरह में, लोग देख रहे होंगे इसको, तो मैं लिटरली बता दूं कि बुके अगर मैंने आज तक किसी को गिफ्ट किया है तो आई थिंक मेल पर्सनालिटी में तो सौरभ ही हैं फर्स्ट टाइम। मैंने आज तक किसी को बुके गिफ्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लगा कि यार मेरे बैच से पढ़ा हुआ लड़का है, और सिर्फ बैच से ना पढ़ा हुआ कि हमारा कनेक्शन इनके साथ हमेशा चैट्स के थ्रू होता रहता था, हम कॉल पे भी बात किया करते थे। अगर आप कहीं बोलोगे तो हम आपको चैट भी दिखाएंगे। तो ये जर्नी पिछले 1 साल की है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आया सौरभ चला है मेरे पास, ऐसा नहीं आता कोई भी स्टूडेंट। जब बातचीत होती रहती है, 1-to-1 होता रहता है, तभी आता है। तो एनी अदर फनी मोमेंट्स? यही था सर। तो मेरे साथ भैया थे, उन्होंने बोला ये पहली बार मुझे बुक के मिला था जीवन में। उन्होंने बोला ये बुक के अर्न करने के लिए बहुत कुछ किया है यार। बिल्कुल, पूरे 10 साल लग गए हैं। बिल्कुल।
भले एसएससी में मुझे 1.5 साल लगा, लेकिन एक वो सिलेक्शन का तो मुझे 10 साल लग ही गया था। तो बोले कि ये बुक्के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम तो जैसे ही जा रहे थे तो हमने बात की यार 1000 रुपये का बुक्के लिया, 500 में वापस करके आ जाते हैं। ये भी बात किया था क्या? 500 रुपये मिल जाएंगे। देख रहे हो आजकल के स्टूडेंट कितने तेज हो गए हैं। ऑल इंडिया रैंक 286 क्या कह रहा है, मैंने 1000 रुपये गिफ्ट किए, 500 रुपये का उसको सेल करने के लिए तैयार हो गया ये मेरे जाने के बाद। वही भैया ने बोला कि इस बुक्के की बेटा वैल्यू 1000 रुपये नहीं है। बिल्कुल। पता है आजकल स्टूडेंट 500 रुपये 1000 रुपये को क्यों बड़ा सोचता है? क्योंकि आप देखते हो कि हर टीचर का कोर्स 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये इतने में आता है, तो उसको लगता है नहीं है ये अमाउंट बहुत बड़ा है हमारे लिए। और वाकई में बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये 500 रुपीज़ जो सौरभ ने अभी डिस्कस किया, इन्होंने मैथ्स का बैच लिया होगा, रीजनिंग का लिया होगा, इंग्लिश का लिया होगा, अब वो 500 रुपये से ही पढ़ करके आज देखो इसकी जॉब लाखों रुपए वाली लगी हुई है। 8th पे कमीशन भी आ गया। 8th पे कमीशन भी आ गया। कम से कम इन हैंड सैलरी अगर सौरभ की आएगी स्टार्टिंग में तो 1 लाख अप्रॉक्स आएगी। हाँ ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप 2025 में सिलेक्शन लेते हैं और आप ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी 1 लाख प्लस आएगी, तो आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन होगा, अलग लेवल का। एक पॉइंट और याद आया सर, प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत से बच्चों को सिर्फ वीडियो देख के पढ़ने की लत हो जाती है। पेन पेपर उठाना ही नहीं चाहते, बिल्कुल, रीडिंग करना ही नहीं चाहते, हाँ वहीं वो पीछे रह जाते हैं। हाँ ये तो है, ये मैं एक्सेप्ट करूँगा। जैसे वोकैबुलरीज की भी अगर मैं बात करूँ ना, कुछ वर्ड्स आपके अपने फेवरेट हो जाते हैं। हाँ जी, कुछ वर्ड्स होते हैं, सारे वर्ड्स फेवरेट नहीं होते हैं, जो मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। स्टार्टिंग में जो बहुत वीक स्टूडेंट है उसको तो लिख लिख के ही याद करना चाहिए, मेरा ये रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आप मेंटली शार्प हैं बहुत ज़्यादा तो आप पढ़ो, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है, टाइम कम है अगर आपके पास तो मत लिखो। बिल्कुल, जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसमें मैंने अपनी नोट्स की पूरी इतनी मोटी बुक दिखाई है, हाँ सिर्फ इंग्लिश की। हाँ, तो टाइम उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उस साल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सर फिर वो लिखने नोट्स बनाते में टाइम चले गए ना, है ना, और थोड़ा मिसगाइडेड भी था। देखो एसएससी में ऐसा है कि अगर आप एक साल में मान के चल रहे हो कि यार मेरा 1 शॉट में ही हो जाएगा, या तो आपका ग्रेजुएशन, आपकी स्कूलिंग बहुत टॉप लेवल की हो कि आपने जो पढ़ा याद हो गया, आप अटेम्प्ट लिए, सिलेक्शन हो गया। बट अगर आप एसएससी के थोड़ा वीकर स्टूडेंट आप रहे हो, 12th में आपके नंबर कम आए हो, ग्रेजुएशन में कम आए हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, 1 साल नहीं तो 2 साल में सिलेक्शन आपका हो सकता है बहुत आराम से। आप 1 साल नोट्स बनाओ, क्लास लो अच्छे से, बढ़िया सा प्रैक्टिस करो, अगले साल आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो और बैक टू बैक मॉक दो, फिर आप एग्जाम में अपेयर करोगे, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। तो सर पापा आर्मी में थे तो उनके साथ पोस्टिंग रहती थी, और 12th तक सिर्फ पूरी फैमिली जानती थी, क्योंकि एक 12th तक ही होता है, गर्मी की छुट्टियों में आप फंक्शंस में जा रहे हो, फैमिली में जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, उसके बाद सिर्फ आप कभी कभार ही जाना होता है। तो और 12th तक की मेरी पढ़ाई एकदम बेकार थी। तो अभी तक सबको लगता था पूरे गांव को कि वो तो भोंदू है, भोंदू लड़का है, भोंदू है, आवारा है, घूमता है। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत से लोग तो यही बोले कि अबे वो शॉक्ड हो गए होंगे, उसका कैसे हो गया, पढ़ता लिखता भी है क्या? चलो अब इससे रिलेट करके बताता हूँ। देखो सौरभ की स्टोरी सुन गए, मैं अपने गांव से 6 साल हो गए दूर रहते, 6 साल 7 साल। तो जब मैं गांव में रहता था मैं भी बहुत शरारतपन करता था, गांव के लोगों को परेशान करना, इधर उधर लड़ाई कर लेना, कुछ भी कर देना। पढ़ाई में मन मेरा हट चुका था। सडनली दिल्ली आया, पढ़ा, सिलेक्शन लिया, फिर उसके बाद पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। तो जब मैं गांव जाता हूँ तो लोगों का नजरिया ऐसा चेंज हो जाता है कि यार ये तो लड़का कुछ और था, अब क्या हो गया ये। हाँ, मजाक में लेते थे पहले, पहले बहुत मजाक में लेते थे, आपको लगता था यार ये कैसे हो गया, इस पोजीशन पर ये कैसे आ सकता है। तो जैसे सौरभ का मजाक बनाते थे लोग पहले, देखो आज सेलेक्ट हो गया, वैसे आप भी अगर आपका मजाक बन रहा है तो उनको सिलेक्शन देकर के मुंह तोड़ जवाब दो। वही सर, हरियाणा राजस्थान का तो यही सीन है कि आप अगर 10 लोग बैठे हो तो आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब आपके पीछे सरकारी नौकरी का ठप्पा है, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे आप कलेक्टर हो, तभी सुनी जाएगी जब आपके पीछे सरकारी नौकरी है। अदरवाइज आपका पॉइंट चाहे कितना ही वैलिड हो, तू कौन है, तन्ने के पाड़ रखा है। ये भाई हरियाणा वाले लोग सुन रहे हो ना मेरे भाई, अगर आप भाई सरकारी नौकरी के पीछे हैं तो ले करके मानिए, आपकी तभी वैल्यू होगी जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। हरियाणा, राजस्थान, इवन मैं अदर स्टेट की भी बात कर रहा हूँ सौरभ, चाहे यूपी हो, बिहार हो, गवर्नमेंट जॉब का दबदबा अलग होता है सर। एक आपको एक लाइफ सिक्योरिटी मिल जाती है, लाइफ आपके बच्चों की, आपके आने वाले, और सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट अलग लेवल की। पैसा तो आप साइड बाय साइड बिजनेस करके भी कमा सकते हो, बट एक जॉब सिक्योरिटी हो। जैसे कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे सिर्फ सरकारी नौकरी वाले चैन से बैठे। बिल्कुल भाई, फ्री की सैलरी आ रही है, फ्री की सैलरी हर महीने आ रही है, और
वही जो चाहे कितने बड़े बड़े बिजनेस हों, सबको यही नहीं पता था कि आगे क्या होगा, क्या होगा। क्योंकि किसी ने 2020 में थोड़ी देखा था कि 22 में वापस सही हो जाएगा। सबको ऐसा लग रहा था अब तो पड़ गया ठप अब सब। तो गया है सब और सिस्टम। सरकारी नौकरी वाले बैठे थे राजा की तरह। ये तो है। राशन भी घर आ रहा है सारी चीजें घर आ रही हैं, लाइन ही नहीं लगानी पड़ रही, मार्केट में ब्लैक से कुछ भी नहीं लाना पड़ रहा, प्रॉपर तरीके से इलाज हो रहा है, सब चीजें गवर्नमेंट फैसिलिटी पूरी फ्री मिलनी है, बच्चों का भी मेडिकल, वाइफ का मेडिकल, पापा मम्मी का। तो ये पूरी इसलिए गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए। बिल्कुल। सौरभ की मम्मी, सौरभ राजस्थान से है, सौरभ और सौरभ की मम्मी सिस्टर सब साथ में रहते हैं। तो सौरभ की मम्मी ने भी मेरे YouTube वीडियो के नीचे एक कमेंट किया था कि आपके मोटिवेशन और आपको सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे बच्चे का आपने इतना सपोर्ट किया। तो मतलब जब किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट की मदर या फादर का कोई इस तरीके का मैसेज आता है तो हम जैसे टीचर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। मम्मी ने तो सर आंटी को दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से। ये वीडियो आंटी जरूर अगर देखेंगे तो फिर से कमेंट करेंगी। वो देखेंगी सर तो आंटी मतलब शुरू से ही इसको गाइड करती रहेगी, बेटा ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, और ये अपनी जर्नी में बताता रहा कि मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा। मम्मी ने बताया था, जब मेरे दोस्त ने बताया ना कि हर्ष प्रताप सर हैं, एक इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैंने कहा कभी देखा नहीं। मम्मी बोली मैंने तो देखा ही है बहुत बार, लेकिन मैं सोचा तू अपने हिसाब से पढ़ रहा है तो मैं कौन ज्ञान दूं तेरे को। देख रहे हो आजकल की मम्मी लोग भी यूट्यूब पे टीचर्स को देख रही है भाई, सारी वीडियो देखती हैं। सारी वीडियो देखती हैं, और वो मम्मी लोग इतनी समझदार होती हैं कि अपने बेटे को किससे पढ़वाना है। हाँ ठीक है ना। तो आप लोग भी अगर, ठीक है, आपके पेरेंट्स अगर एजुकेटेड नहीं है कोई बात नहीं, अगर एजुकेटेड हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप डिमोटिवेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, अपने मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, उनको बताओ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो आपके एक रोल मॉडल की तरीके बन करके निकलेंगे। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है सर, जैसे मैं 12th के बाद 1 साल के लिए बाहर जाके पढ़ाई की, मुझे समझ आ गया था मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, बिल्कुल, दोस्तों में घूमना फिरना। हाँ। तो ये चीज़ मुझे अपनी कमी पता थी, और अपने पापा मम्मी के सपने देखते हुए मैंने खुद के ऊपर ही ये चीज़ लगा ली कि मैं बाहर जाके नहीं पढ़ूंगा। मम्मी पापा बोलते थे कोचिंग कर ले बाहर से, मैंने कहा वही कोचिंग सर कैमरा लगा के ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ी बात सौरभ ने बोली, ये बात मुझे पॉडकास्ट में बोलना था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं आपको बताऊं, आज का दौर है सोशल मीडिया का। हाँ जी सर। आप में से कोई भी बच्चा अगर दिल्ली मुखर्जी नगर आकर के पढ़ रहा है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो देखो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली। हम जो कैमरा में पढ़ा रहे हैं वही हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं। आप आओगे जाओगे रूम पे रहना, बिल्कुल। खाना, और वो टिफिन एक से ऐसा घर से लड़का मिलना। ये चीज़ बोल रहा है जो 12th में पढ़ने में मन ही नहीं लगाता था, ग्रेजुएशन में मन नहीं लगाता था, ऑनलाइन पढ़ करके सिलेक्शन ले लिया। और क्लियर मैसेज है आप सभी के लिए कि आप घर बैठ करके सिलेक्शन ले सकते हैं। प्लस पॉइंट क्या है, अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ आप हो। मार्केट में आते हो तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, और वो डिस्ट्रैक्शंस आपके 2 साल 3 साल खा जाएंगे। सर रूल नंबर 1 मैंने यही बना रखा था बिल्कुल कि मेरे फादर की पोस्टिंग कोटा आई, मैंने वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की। रूल नंबर 1 बना लिया कि मुझे दोस्ती नहीं करनी है। मैं लाइब्रेरी जाता था, लोग देख के ऐसे बोलते थे और भाई कैसे, मैं सिर्फ ऐसे करके निकल जाता था। हाँ भाई, मॉक टेस्ट में देता था, मेरे मॉक में मार्क्स देखते थे, फिर कोशिश करते थे कि इससे बात करें कि इतने स्कोर कैसे आ रहा है। बिल्कुल। मैं इग्नोर कर देता था। मैंने कहा चाहे भाई मेरे को बुरा समझो, गालियाँ दो मनी मन, लेकिन मुझे तो अपनी लाइफ सेट करनी है, तुम्हें थोड़ी करोगे मेरी आके लाइफ सेट। बिल्कुल सही तो ये सीन था। तो इसलिए रूल नंबर 1 बनाओ, लाइब्रेरी अगर ज्वाइन कर रहे हो होम टाउन में रह के, दोस्ती यारी मत करो, नहीं तो हर 10 मिनट में चाय पीने जाओगे, घूमोगे फिरोगे कि आज चलते हैं भाई, वहाँ चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, यार बहुत दिन हो गए पढ़ते। एंजॉय करो, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करो, रीलें भी देखो बीच में। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब तो आप सिलेक्ट हो गए हो, अब आप जॉब करोगे, सैलरी पाओगे, अब आप बहुत मैच्योर हो जाओगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लड़के हैं ना और आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं सर। ठीक है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपके भाई, आपके पापा, आपके दोस्त कोई नहीं पूछेंगे। ये आपको तब पता चलेगा जिस दिन आपकी शादी होने वाली होगी, या शादी अगर नहीं भी हुई होगी ना आपकी, आपको धीरे धीरे ये फील हो जाएगा कि आपका कोई सगा नहीं है जर्दी पे। तो अगर आप लड़के हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेहनत करो, और आप 1 साल बंद कर लो कमरा, लाइब्रेरी लगा लो। लाइब्रेरी नहीं लगा पाते हो, अपने कमरे को आप लाइब्रेरी बना लो और 1 साल रगड़ के पढ़ दो, सिलेक्शन ले लो। देखो आपका नज़रिया आपको लेकर के आस पड़ोस के लोगों का, रिलेटिव्स का, आपके भाई बहन का, आपके माँ बाप का नज़रिया बदल जाएगा। और अगर आप 1 साल ऐसा नहीं करते हैं, आने वाले 30 साल 40 साल तक आप रिपेंट करेंगे, पछताएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बोली। अगर आप समझदार हैं तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, मेहनत करो, 1 साल रगड़ के मेहनत करो। यार इतनी मोटी तो किताबें होती हैं, मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की। आपको पता है कि यही मेरा दायरा है, इन्हीं में से आना है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। यार पढ़ो, पढ़ के जो डाउट है अपने टीचर से पूछो, अपने मेंटोर से पूछो। अगर आपने किताबें पढ़ ली, रट डाला, ट्रिक्स अपने दिमाग में कर लिया, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, एसएससी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर लड़कियों के लिए भी मेरा यही मैसेज रहेगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, और
लड़कियां मैच्योर होती हैं वैसे। अगर आप 20 साल का लड़का देखोगे, 20 साल की लड़की देखोगे, तो वो लड़की 25 साल की सोच रखती है। हाँ लड़कियां बहुत मैच्योर होती हैं, लड़कियां देखती हैं कि एक्चुअल में कौन सीरियस अपनी लाइफ में है ना, सीरियसनेस देखती हैं कि अगले करियर से मतलब है कि नहीं है, बिल्कुल। तो वो भी उसी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल। तो और दूसरी चीज़, लड़कियों को तो यही कहूँगा भाई, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आपके पापा मम्मी आपको सपोर्ट भी कर देंगे तो कितने साल, लड़के तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, बिल्कुल। उनको वहाँ पे इज्जत की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा अगर इज्जत कहीं पे है तो वो गवर्नमेंट जॉब है। एक वर्दी पहन के एक लड़की जाएगी ना कहीं पे, किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे आँख उठा के देख ले। एग्जैक्टली। ठीक है, आप कॉर्पोरेट में काम करोगे फिर भी आपको ऐसे मतलब गलत नज़रिए से देखते हैं। सर गाँव की बात बता रहा हूँ, गाँव की नहीं, हर जगह आप है यार। अगर वो फेमिनिस्ट वे में देखें तो चाहे आप मेरे को कुछ भी बोल दो, लेकिन मैं एज ए मतलब अपनी बहन समझ के आपको एक एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो तो करो, मेहनत लगा के करो, चाहे आप कितने ही वीक हो पढ़ाई में, कुछ भी हो, बॉयज विद बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। बॉयज विद यूनिफॉर्म तो हैंडसम लगते ही लगते हैं, लेकिन गर्ल्स विद यूनिफॉर्म तो सर रॉक स्टार यार, सैल्यूट निकलता है। सैल्यूट, अमेजिंग। मैं जब भी मेट्रो स्टेशन वगैरह पे जाता हूँ, सीआईएसएफ की इंस्पेक्टर्स एक दो हमको दिख जाती हैं, मतलब एक चार्मिंग पर्सनालिटी। एक मतलब वो आती है कि जॉब भी कर रही है, बच्चे भी पालना, बिल्कुल पूरा घर के भी काम करना, बिल्कुल। तो एक वहाँ पे जाके एक मतलब वो सैल्यूट निकलता है गर्ल्स के लिए। एग्जैक्टली। तो भाई सीपीओ 2025 में तांडव मचाएंगे बिल्कुल, और इतने सिलेक्शन दे मारेंगे कि 2025 में सभी लोग सो रहे होंगे और हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इस बार सौरभ हैं 286 रैंक के साथ, हो सकता है कि अगले पॉडकास्ट में 2025 में आपको AIR2, AIR8, AIR6 के साथ पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपको सौरभ के साथ मेंटरशिप में, आपको देखने को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्लस जो हम बैचेस वगैरह अपने लॉन्च करेंगे उसमें मेंटर सौरभ ही रहेंगे। और 500 स्टूडेंट में से 250 प्लस सिलेक्शन का वादा है 2025 में। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीवन।